हेलो तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेड टू बी स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल दैट इज ओएच ग्रुप। उसके बाद कुछ नॉमेनक्लेचर के टर्म्स है और हो सके शुरुआत तो हम लोग शुरू करेंगे दैट इज सेड टू बी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। रिवाइज कर लेंगे, लेकिन उसके पहले जनरली मैंने जैसे प्रीवियस क्लास में कुछ बताया था व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स एंड व्हाट आर दोज। ये थोड़ा सा एक बार कोशिश करते हैं तो फिर आप बोलोगे सर मैंने आइसोमेरिज्म बताया था, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, और अल्कोहल में कौन कौन से प्रकार के आइसोमर हो गए। तो मैंने बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अल्कोहल में चेन आइसोमर आएगा, चेन आइसोमर के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, जो कि मैंने बताया था उसमें मेटामेरिज्म नहीं होगा जो ईथर में आ सकता है, और उसके बाद उसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन में आएगा। ये दो बातें नोट डाउन करके रखें। तो ये तीन प्रकार के आइसोमर आपके ईथर में रहेंगे। आगे बैठ में दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तीन प्रकार के आइसोमर। लेकिन ये तीन प्रकार के आइसोमर में मैंने ये भी बताया था कि चेन आइसोमर के लिए 4 कार्बन की जरूरी है, मिनिमम एटलीस्ट 4 कार्बन। पोजीशन आइसोमर के लिए 3 कार्बन की जरूरी है, एटलीस्ट 3। तो फंक्शनल आइसोमर के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन, एटलीस्ट 4 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, इस प्रकार से कंडीशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर अगर कोई पूछता है, एक बार देखो कि सर ये आइसोमर्स तो ठीक है, मैंने आपको बताया था, आपने बताया था कंडीशन देखो कि चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल। लेकिन कभी अगर पेपर में कोई सवाल आता है, एक्चुअली बोलना ऐसे है कि पेपर में सवाल आता है कि वी हैव सेड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ दोम, और कहाँ कौन से आइसोमर्स उसमें हो गए। जैसे कि कंपाउंड मेरे पास दिया है C4H9 एंड OH इज सेड टू बी द अल्कोहल, ऐसा लिखा रहेगा। या कभी बोलेगा कि वी हैव सेड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैविंग द फार्मूला C4H10O, और बोले जाएगा कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ देयर, टोटल आइसोमर तो पूछना है उसको, टोटल आइसोमर इसके कितने हो गए। फिर बोलेंगे अल्कोहल कितने रहेंगे। पहली तो बात मैं बता दूं कि C4H9OH ऐसे बोल के उसने अल्कोहल आइसोमर पूछना या ईथर आइसोमर पूछना, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बोलने के बाद C4H10O में कौन से प्रकार का कंपाउंड है वही पहचानने वाली पहली बात है। तो आपको पता है कि सर ये ऐसे फार्मूला दिया जाए तो मेरे पास ऐसे एक बात है सर, CnH2n+2O, इस तरीके के फार्मूले को फॉलो जो करता है ना सर, वो अल्कोहल या ईथर रहता है। मैंने इसलिए समझ लिया कि ये ईथर और अल्कोहल को रिप्रेजेंट करवाएगा, बहुत अच्छी बात है। बस इसी तरीके की बातों को याद करें। फिर आप बोलोगे सर ऐसे फार्मूला देके बोलता है टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, टोटल अल्कोहल आइसोमर कितने हो गए, टोटल ईथर आइसोमर कितने हो गए, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूले आपको निकालते आना चाहिए। पहली बात, बाद में जो मुझे बताना है वो फार्मूले है कि फार्मूले के अनुसार आपको आंकड़े जरूर मिलेंगे कितने आइसोमर बनेंगे। एक फायदा जरूर होगा कि कितने टोटल आइसोमर बनेंगे सर, कभी मुझे निकालने की बात होगी और एकदम मैं निकालने गया तो एकदम पूरे निकाल नहीं सका, लेकिन एक बार आंकड़ा मेरे पास रहा तो मैं कोशिश कर सकता हूँ क्या और निकाल सकता हूँ, एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। C4H10O में कितने अल्कोहल बनेंगे, तो आप बोलोगे C4H9OH, ये ब्यूटिल है सर, और ब्यूटिल के 4 रेडिकल होते हैं। तो ब्यूटिल के 4 रेडिकल कौन से रहे, तो 1 2 3 एंड देन 4 OH, 1 2 3 4 OH, 1 2 3 और ये चौथा दैट इज OH, और फिर आप बोलोगे सर 1 2 3 एंड देन 4 OH। ये 4 अल्कोहल अगर मैंने लिखे, इसको हाइड्रोजन अगर जोड़ दूं तो ये पूरा कंपाउंड बनेगा CH2CH2OH, एन ब्यूटिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल बनेगा रे, एन ब्यूटिल अल्कोहल। फिर आप बोलोगे सर CH3CH2CH3, ये अल्कोहल कौन सा, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। फिर आप बोलोगे CH3CH3CH2, ये कौन सा होगा, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। पता है ना आइसो वगैरह कि भूले तो नहीं, चलो ठीक है, रिवाइज करते रहो। और उसके बाद ये कंडीशन है CH3CH3CH3, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अल्कोहल मेरे पास है। और आप बोलोगे सर ये 4 अल्कोहल जनरली आप बोलोगे सर इसके बनेंगे, ऐसे मुझे लगता है सर क्योंकि ब्यूटिल के 4 रेडिकल होते हैं और फिर इसमें मैंने 4 रेडिकल के अनुसार 4 अल्कोहल लिख दिए, एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल एंड टर्शियरी ब्यूटिल। तो ईथर कितने बनेंगे, तो ईथर मैंने लिखे सर 1 2 3 लाइक दिस, ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप ना, CH2 CH2 एंड देन CH3, एक और CH3 CH
CH3OCH3 और एक और होगा C2H5OC2H5। इस प्रकार से 4 कार्बन वाले ये 3 ईथर बने। कितने ईथर बने? 3 और 4 अल्कोहल। मतलब कुल मिला के इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करने वाले जनरली आप बोलोगे सर ये टोटल आइसोमर हो गए 7, जिसमें 4 अल्कोहल रह गए और 3 ईथर हो गए। समझ गए ना? तो ये आपने ड्रॉ करवा दिया और ड्रॉ करवाने के बाद आपने बताया टोटल आइसोमर सर इसके 7 हो गए, इसके अल्कोहल आइसोमर सर उसके 4 हो गए और ईथर आइसोमर 3 है सर। इस प्रकार से आंकड़े कोई पूछता है तो आंकड़े बताने की बात होगी। लेकिन कौन सा इसमें से आइसोमर अल्कोहल का नहीं है जिसका फार्मूला 4 है, तो फिर आपको ये फार्मूले थोड़े से याद करने पड़ेंगे। बाय द वे इसके कंपाउंड जो आपने लिखे इस कंपाउंड के नाम तो भी आपको पता होना चाहिए। कभी उसने बोला सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ये कौन से प्रकार का आइसोमर है ये इससे पता नहीं चलेगा। तो अब आपने टोटल आइसोमर 7 निकाले जो मैंने निकाल दिए, टोटल ईथर कितने तो 3 निकाल दिया, टोटल अल्कोहल कितने तो 4 निकाल दिए। लेकिन कभी अगर किसी ने मुझे पूछा कि 4 अल्कोहल के साथ साथ और 2-3 स्ट्रक्चर मैं निकाल सकता हूं ना सर, कभी कभी क्या होता ना ये CH3 ये OH मैंने नीचे लगा दिया, कभी कभी लोग ये CH3 नीचे करता OH ऊपर करता, बोलता है एक नया स्ट्रक्चर हो गया। नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने आंकड़ा मेरे सामने आ गया ना सर तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा। उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, एक्चुअली मैं उस फार्मूले को बताने की कोशिश कर रहा हूं और वो फार्मूला थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। ये फार्मूला सिर्फ आंकड़ा देगा, लेकिन बिफोर टू दैट सबसे पहले आप तो आइसोमर आप खुद ही से निकालने की कोशिश करें तो उम्मीद ये करता हूं कि आपसे बहुत अच्छा जमेगा। चलो I इक्वल टू I1 लिखता हूं मैं, I1 इक्वल टू 2 to the power n-2 एक फार्मूला है जिससे आपको अल्कोहल आइसोमर मिलेंगे। अल्कोहल आइसोमर फार्मूला ध्यान रखना। I1 इक्वल टू I1 I2 इसलिए लिख रहा हूं पता चलेगा। I1 ये फार्मूला, दिस इज अल्कोहल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल आइसोमर आपको इससे मिलेगी। इसमें n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो अल्कोहल आइसोमर जिसमें I1 इक्वल टू 2 to the power n-2। अब थोड़े समय के लिए सोचो कि मैं बोलूं इसमें कितने कार्बन है रे? 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, C इक्वल टू 4 ना, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड अगर होगा तो टोटल अल्कोहल आइसोमर कितने इस फार्मूले से क्या मिलेगा आपको? देखो इक्वल टू 2 to the power 4-2 एंड 2 to the power 4-2 मतलब 2 to the power 2 एंड दैट इज 2 to the power 2 इज 4। आ गया? मतलब कार्बन अगर 4 हो गए तो आइसोमर कितने हैं? तो आइसोमर आप बोलोगे सर दैट इज 2 to the power n-2 मतलब 4-2 एंड दैट इज इक्वल टू 4-2 इज 2 रे, 2 to the power 2 मतलब 4। अगर आप बोलोगे सर टोटल आइसोमर्स मतलब जिसमें अल्कोहल ईथर सभी बताओ सर, एक साथ इकट्ठा बताओ सर टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बताओगे? तो फिर फार्मूला है I2 इक्वल टू व्हाट इज दैट 2 to the power n-1 थोड़ा ध्यान रखना कहां -1 कहा गया। I2 इक्वल टू 2 to the power, इसमें तो मुझे टोटल आइसोमर मिलेंगे दैट इज से अल्कोहल आइसोमर प्लस ईथर आइसोमर, अल्कोहल और ईथर दोनों मिलेंगे। वैसे कितने निकाले हम लोगों ने? यहाँ 7 निकाले। देखते हैं आंकड़ा कितना आता। तो 2 to the power n-1 में 2 to the power 4-1 अब 2 to the power 4-1 रहे दैट इज 2 to the power 3-1। अब 2 to the power 3 कितना होता है? 8-1 और 8-1 कितना होता है? 7। आगे टोटल अल्कोहल ईथर कितने आ गए? 7। तो ये भी करेक्ट हो गया। चलो फार्मूला वर्क करता है। आप बोलोगे ईथर कैसे होगा? तो मैं लिखता हूं I टोटल ईथर इक्वल टू I इक्वल टू I2 माइनस I1 कर देता हूं। मतलब I2 ने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स दे दिए अल्कोहल ईथर मिला के और I1 अल्कोहल दे रहा है, तो मैं बोलता हूं टोटल ईथर इक्वल टू टोटल स्ट्रक्चर माइनस अल्कोहल स्ट्रक्चर। तो टोटल आइसोमर 7, उसमें से अल्कोहल आइसोमर 4 मतलब ईथर 3। एक्चुअली एक बात बताने की कोशिश करूं कि ये जो फार्मूले मैंने लिखे ये फार्मूले ध्यान में रखना, ये मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन दैट इज C इक्वल टू 3 एंड ऑनवर्ड। ये फार्मूले तब यूज करना जब नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड में 3 है या 3 से ज्यादा है। 2 कार्बन 1 कार्बन के अपना दिमाग खराब ना करे
और आप नहीं बोलोगे कि सर आपका फार्मूला वर्क ही नहीं करता। सर नहीं, अगर किसी ने आपको सवाल पूछा कि बताओ एक्चुअली इसमें सर ये फार्मूला वर्क करता, तो बाकी भी आप कंसिडर करने की कोशिश। पेपर में एक सवाल आता है, एक्चुअली कैसे होता है ना, एक सवाल ऐसे आएगा कि वी हैव सेड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज C3H8O इज सेड टू बी द कंपाउंड। आप बोलोगे सर CnH2n+2O ऐसे फार्मूला है, मतलब ये अल्कोहल ईथर रिप्रेजेंट करता है। पूछता है टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल इसके कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ईथर आइसोमर कितने हो गए और टोटल आइसोमर कितने होते हैं, ऐसे अगर पूछा तो आप बोलोगे सर टोटल अल्कोहल 2 to the power n-2 अल्कोहल आइसोमर है ना रे। अब 2 to the power n-2 मतलब 2 to the power 3-2 इक्वल टू 2 to the power what, that is 1 इक्वल टू 2। टोटल अल्कोहल कितने हो गए, 2। आप बोलोगे सर जनरली टोटल आइसोमर कितने हो गए, बोले 2 to the power n-1 मतलब 2 to the power what 3-1 मतलब 2 to the power what 2 -1 मतलब what 4-1 इक्वल टू 3। टोटल आइसोमर कितने हैं, 3। उसमें से अल्कोहल कितने हैं, 2। तो 3-2 इक्वल टू 1, ये क्या बने, ईथर। ये क्या बने रहे, ईथर। अब आप बोलोगे सर चलो इसके स्ट्रक्चर अगर लिखे आपके अनुसार तो बराबर हो गए क्या, हाँ C3H8O 1 2 3 OH। 3 कार्बन का अल्कोहल देख रहे कितने, 2 अल्कोहल आ रहे ना, 1 2 3। और भी आगे कुछ निकालना चाहते हो तो निकाल के देखें, CH3 CH2 जानते हो उस कंपाउंड को, दिस इज N प्रोपिल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल, दिस इज से व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेन 1OL, दिस इज प्रोपेन 2OL, ठीक है ना। सर ईथर कितने बनेंगे, 1 2 O CH3, देख लो और कोई बनते होंगे तो लिख के देखो। मतलब आपके फार्मूले के अनुसार फायदा जरूर हुआ, जिसमें आपको इतना होगा टोटल ईथर आइसोमर, टोटल अल्कोहल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, ऐसी भाषा अगर होगी तो। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर आपको ही निकालना है। कभी अगर किसने बोला कि सर हमारे पास ना टोटल 5 कार्बन है और आप 5 कार्बन अगर हो गए तो बताओगे टोटल अल्कोहल कितने हो गए। अब आप बोलोगे सर 5 कार्बन वाला कंपाउंड जो है मेरे पास, जो अल्कोहल है उसके टोटल आइसोमर निकालना चाहता हूं सर, मैं कितने निकालूंगा, मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं लेकिन निकालना चाहता हूं सर। तो अगर आप निकालना चाहते हो तो फिर आप इससे निकाल के देखें, दैट इज 2 to the power n-2 इस फार्मूले के अनुसार 2 to the power 5-2 मतलब 2 to the power what, that is 3 इक्वल टू 8, अल्कोहल 8 बनेगा। निकालते बेटा 2 to the power n-1 मतलब 2 to the power that is 5-1 मतलब 2 to the power 4-1 इक्वल टू 16-1 इक्वल टू 15 ईथर और अल्कोहल कितने बनेंगे, 8। टोटल कितने बनेंगे, 15। मतलब आप बोलोगे सर 15 - 8 मतलब क्या होगा, 7 क्या मिलेगा रे, ईथर्स बनेंगे। तो कोशिश करें, निकाल के देख सकते हो। लेकिन फिर अगर कोई सवाल यहाँ पूछे कि सर इतने आइसोमर निकालने के बाद कितने सेकेंडरी कार्बन कहाँ पे होगा, प्राइमरी कितने हो गए, ये तो आपको स्ट्रक्चर निकालने के बाद ही पता होगा। जैसे कि अल्कोहल के हम लोगों ने 4 आइसोमर निकाले जिसका फार्मूला C4H10O है। फिर किसने बोला कि प्राइमरी कितने हो गए, सेकेंडरी कितने हो गए, टर्शियरी कितने हो गए। तो आप अपने 4 को तो पहले निकाल लो। 4 को निकालने के बाद आप बोलोगे सर देखो ये प्राइमरी है, 1 2 3 4, यहाँ पे ये सेकेंडरी है 1 2 3 4, और इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होगा, ये प्राइमरी है 1 2 3 4 OH यहाँ लगेगा सर, ये टर्शियरी है। हाउ मेनी प्राइमरी, हाउ मेनी सेकेंडरी, हाउ मेनी टर्शियरी अगर पूछे गए तो अल्कोहल 4 करके आपको मिलेंगे, लेकिन प्राइमरी कितने, सेकेंडरी कितने, टर्शियरी कितने जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करते रहो। तो आप बोलोगे फार्मूला आ गया मेरे पास तो ठीक है, तो एक बार देखो ऐसे नहीं होगा। चलो यहाँ तक ठीक है। तो ये आइसोमर्स आप निकाल सकते हो, टोटल पॉसिबल आइसोमर्स। टोटल पॉसिबल आइसोमर के बाद आप बोलोगे सर जनरली ईथर आइसोमर कितने हो गए, अल्कोहल आइसोमर कितने हो गए। अल्कोहल आइसोमर के बाद आप बोलोगे सर जनरली उसके स्ट्रक्चर्स को आपको ड्रॉ करना है। इन सभी को ड्रॉ करने के बाद फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, दैट इज सेड टू बी द टर्म व्हाट वी कैन से, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ OH ग्रुप। अल्कोहल ठीक है, आइसोमर बराबर हो गए, आइसोमर कितने हो गए, अब आपको ड्रॉ करने की जिम्मेदारी आपकी, जस्ट ड्रॉ करते रहो।
और ड्रॉ करने के बाद फिर प्राइमरी सेकेंडरी निकालो, थोड़ी गलती होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। आगे चलते हैं। अभी एक बात देखते हैं, दैट इज सेड टू बी स्ट्रक्चर ऑफ OH ग्रुप। अब OH ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये हमारा फार्मूला ROH है। अब ROH फार्मूले के अनुसार कोई अगर आपको सवाल पूछे कि सर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ये समझने की कोशिश करें। HOH ये वाटर है ना, और इस वाटर से अगर आप बोलोगे सर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक अल्किल रेडिकल अटैच करोगे तो आपको ROH मिलेगा, ऐसे नहीं लगता? मतलब अल्कोहल को अगर मैं डिफाइन करूं, वाटर ये वाटर है और ये अल्कोहल है, तो आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट अल्कोहल इज सेड टू बी मोनो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, वाटर का मोनो अल्किल डेरिवेटिव। एक्चुअली आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ OH ग्रुप और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, मतलब मुझे बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन इस बताने की कोशिश करता है। ये थोड़ा सा अल्कोहल इसलिए मैं वाटर को क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि आप बोलोगे सर जब वाटर के स्ट्रक्चर को देखोगे और अल्कोहल को कंपेयर करोगे तो आपको लगता है यहाँ का H हटा दो सर और R अटैच करवा दो तो अल्कोहल बनेगा। मतलब दिस इज सिंपली सेड टू बी द मोनो अल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अब आप बोलोगे सर ये वाटर का डेरिवेटिव है, तो फिर आप बताएं सर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आगे देखते। क्या आप थोड़ा वाटर के बारे में जानते हो? वाटर की ज्योमेट्री ना एंगुलर ज्योमेट्री होती है। कौन सी ज्योमेट्री हो गया है? एंगुलर ज्योमेट्री होगी। उसमें बॉन्ड एंगल कितना रहता? तो आप बोलोगे सर बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री 30 मिनट, दैट इज 104.5। सर अल्कोहल बोल रहे हैं और वाटर को क्लियर क्यों करवा रहे हैं सर? तो इसी से हम लोग आगे अंदाजा भी लगाएंगे कैसे होगा। इसमें आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर रह गए तो बॉन्ड एंगल कितना रहता सर? तो बोले रेगुलर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है और ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 30 मिनट का क्यों? बिकॉज देयर मे बी अ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, टू लोन पेयर्स आर देयर। एक लोन पेयर अगर बढ़ता है कंपाउंड में तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से कम होता, ये तो आपको पता है एज पर VSEPR थ्योरी। चलो और ज्यादा अंदर ना जाओ, मैं इतना बता दूं कि वाटर में बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 30 मिनट होता है, 104.5 डिग्री, एंड दैट एंगल वी एक्सपेक्ट 109 डिग्री 28 मिनट। तो डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर, ये लोन पेयर से बॉन्ड एंगल कम हो गया। अभी थोड़ा सा कंसिडर करते हैं कि व्हाट अबाउट इन केस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है? अल्कोहल में आप बोलोगे इंस्टेड ऑफ व्हाट दैट इज H देयर इज वन अल्किल रेडिकल। अब अल्किल रेडिकल मैं ना लिखूं, यहां पे मैं कार्बन दिखा दूं, मतलब हियर इन केस ऑफ वाटर दैट इज 2 OH bonds are there, but in case of alcohol one OH group is bond is there and another one is called as CO bond। एक कौन सा बॉन्ड है? CO बॉन्ड है। इसमें कोशिश करते हैं एक बार देखो कि एक्चुअली क्या होगा। व्हाट अबाउट द बॉन्ड एंगल दैट इज कॉल्ड एज HOC, तो दैट बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री एंड देन से व्हाट 108.9 डिग्री, इतना एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं। अब एक बात मैं इसलिए वाटर के बारे में बता रहा था कि जब एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, वो बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 30 मिनट का इसलिए हो गया क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज वेरी लेस, द एंगल डिक्रीज हुआ ऐसा। लेकिन अब आप बोलोगे सर फिर वही किस्सा यहां भी है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी है। जो केस यहां दिखाई देती है वो केस यहां पे है। यहां भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, यहां भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है। फिर आप बोलोगे सर जब कंपेयर करोगे ऑक्सीजन वाटर के साथ जब अल्कोहल, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे HOH बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे COH बॉन्ड एंगल है। तो ये बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री और ये एंगल 104.5 डिग्री, मतलब ये एंगल अल्कोहल में बड़ा हो गया। बस बड़ा होने की वजह क्या है सर? तो आप बोलोगे सर वैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये जो कंसेप्ट है जिसके वजह से एक्चुअल sp3 बॉन्ड एंगल से ये बॉन्ड एंगल कम होता दिखाई देता है, यहां भी वही है। लेकिन जब वाटर के साथ अल्कोहल को कंपेयर करोगे तो वाटर से एंगल अल्कोहल में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां एक बात देखो,
H रिपल्शन है तो यहाँ पे CH रिपल्शन है। ड्यू टू द अल्किल रेडिकल्स अटैच इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन द रिपल्शन बिटवीन रेडिकल कार्बन एंड हाइड्रोजन इज मोर। lone pair repulsion is more than lone pair bond pair and bond pair repulsion is less, but as compared to water में दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे कार्बन ही नहीं है, रेडिकल है, तो रेडिकल का रिपल्शन हाइड्रोजन के साथ ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड एंगल बढ़ गया। तो एक बात ध्यान रखना, इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में क्या है सर, तो इन अल्कोहल व्हाट वी कैन से दैट इज ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। Here in case of that is carbon is sp3 hybridized, कार्बन कौन सा है, sp3 hybridized है। एक्चुअली जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग कौन सा सर, दैट इज sp3 ओवरलैपिंग। अगर आप बोलोगे सर मैंने एक बुक पढ़ा था, वहां लिखा था कि जो CO बॉन्ड होता है वो sp3s ओवरलैप वाला होता है, sp3s। तो अगर वो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करवा के ही कंसीडर करता होगा तो फिर मैं इतना बता दूं, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन और आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का p ओवरलैप मतलब sp3p। लेकिन अगर आप दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर कर रहे हो तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, कार्बन का कौन सा, sp3। तो ये बॉन्ड कौन सा, दैट इज सेड टू बी व्हाट इज दैट, sp3 बॉन्ड है। ये कौन सा, दैट इज सेड टू बी sp3s बॉन्ड है। आपने जो देखा वो भी बराबर है कि अगर उसने बोला CO बॉन्ड कौन से प्रकार का होगा तो आप बोलोगे sp3p दिया था सर, उसमें sp3 कार्बन का था और p ऑक्सीजन का था। अगर अनहाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में अगर ऑक्सीजन को पूछा जाए तो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड फॉर्म करने वाला ऑर्बिटल कौन सा है, दैट इज से py एज वेल एज pz। और py pz ऑर्बिटल अगर उसके पास है तो फिर आप बोलोगे सर एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन से, जनरली आप बोलोगे सर वो p ओवरलैप sp3p, इस प्रकार से बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर बताओ, जनरली आप बोलोगे सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, कार्बन जनरली इन केस ऑफ अल्कोहल with oxygen two bonds are there, one is OH bond, another one is CO bond, OH bond is sp3s, तो CO bond sp3 जो sp3s लिखा है तो COH बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 9 मिनट नहीं तो 108.9 डिग्री। बस आप बोलोगे सर जब मैंने वही बोला कि अल्कोहल किसी वाटर का डेरिवेटिव अगर मैं मानता हूं तो वाटर में जो हाल दिखाई दे रहे हैं वही अल्कोहल में। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है तो अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ दो बॉन्ड पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर के साथ दो बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना। ये हालात जब अल्कोहल की बनी है वैसे ही वाटर की भी थी, लेकिन वाटर में एंगल रेगुलर एंगल से छोटा हो गया क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। तो फिर आप बोलोगे सर ड्यू टू दैट व्हाट वी कैन से द बॉन्ड एंगल जस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि दो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 5 डिग्री से कम हो गया। लेकिन आप बोलोगे सर फिर अल्कोहल में भी वही कंडीशन है, वहां भी दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री का कैसे हो गया सर। तो एक जरूर देख सकते हैं कि इस एंगल से ये एंगल छोटा हो गया, ये बराबर। लेकिन आप बोलोगे वाटर के साथ कंपेयर करोगे तो एंगल बड़ा कैसे होगा, तो इसमें आप बताओगे रेडिकल हाइड्रोजन रिपल्शन इज मोर, ये आप आंसर बता सकते, ठीक है। तो बॉन्ड ज्योमेट्री एंड सो ऑन। जनरली OH बॉन्ड कैसे, यहाँ पे पोलर बॉन्ड है, OH बॉन्ड कैसा है, पोलर है। इस पोलर OH बॉन्ड में ऑक्सीजन का चार्ज कैसा रहेगा, निगेटिव, हाइड्रोजन का चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिकली ब्रेक होगा कि हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा, दैट में ब्रेक होमोलिटिकली हेट्रोलिटिकली, दैट में ब्रेक हेट्रोलिटिकली, बराबर है। तो H को चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ये हुआ पूरा स्ट्रक्चर ऑफ OH, आप इसको देख सकते हैं। और ये सभी देखने के बाद फिर आप बोलोगे सर नॉमेनक्लेचर की बात करो सर, ऐसे अगर आप मुझे बोलते होगे तो नॉमेनक्लेचर के बारे में वही बात, कॉमन नेम IUPAC, आप उसको एक बार रिवाइज करें। एक छोटा सा टर्म आता कार्बिनोल, तो मैंने आपको बताया था कि CH3OH इज कॉल्ड एज कार्बिनोल। मिथिल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। कार्बिनोल नेमिंग सिस्टम से मिथिल अल्कोहल ये कार्बिनोल है और बाकी जितने सारे अल्कोहल है इसके डेरिवेटिव माने जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। CH3CH2OH ये आपका इथिल अल्कोहल। मिथिल अल्कोहल को कार्बिनोल बोला गया तो इथिल अल्कोहल को क्या बोला जाएगा सर, तो इथिल अल्कोहल को बोला जाएगा दिस इज कॉल्ड एज मेथिल कार्बिनोल। क्या बोलोगे, मेथिल कार्बिनोल।
कल अगर मैंने ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कौन, विनील, और ये यहां लगा दिया, पहचानो इसको, बोले कि सर अलील अल्कोहल दिख रहा मुझे, पहचाना क्या इसको, ये OH ग्रुप जिस कार्बन को लगा है वो sp3 कार्बन है, उसका एडजेसेंट कार्बन sp2 है। आप बोलोगे सर अलील अल्कोहल है, लेकिन इस अलील अल्कोहल को अगर आप बोलोगे सर लिखना हो तो आप बोलोगे सर देखो ये कंपाउंड को मैं लिखता हूं विनील कार्बिनोल, क्योंकि कैसे, ये आपका CH2OH ग्रुप है ना, और ये CH2OH ग्रुप मतलब ऐसे समझो कि CH3OH का एक H रिप्लेस करवा दिया तो ग्रुप बनेगा दैट इज कॉल्ड एज CH2OH, और इस जगह पे मैंने क्या लगा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब ये क्या लगा दिया रे, विनील, तो ये बना विनील कार्बिनोल, मतलब दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का ये डेरिवेटिव हो गया जिसमें मेथिल अल्कोहल का H रिप्लेस करके आपने विनील लगा दिया, ये बना विनील कार्बिनोल। तो इस प्रकार से अगर आप बोलोगे सर CH3CCH3, ठीक है, पहचान लिया इसको, CH2OH, आप बोलोगे सर ये कौन है, बोले आइसोब्यूटिल अल्कोहल, नाम क्या लिखोगे सर, बोले सर ये CH3CH3 आइसोप्रोपिल है, कार्बिनोल, ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी ने टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल अगर मेरे सामने लिखा CH3 दैट इज से OH, आप बोलोगे सर बता दूं ये है कार्बिनोल दैट इज ट्राइमेथिल कार्बिनोल। तो इन प्रकार से बाकी सभी कंपाउंड आपके पास है, उनको वर्कआउट करने की कोशिश करो तो मेथिल अल्कोहल कार्बिनोल, इथिल अल्कोहल मेथिल कार्बिनोल, विनील कार्बोनोल, अलील अल्कोहल विनील मेथिल कार्बोनोल। इस प्रकार से नाम जब देंगे तो कंफ्यूज होते हो आप, और आके उसके बारे में पूछा, उसका आइसोमर पूछे, उसके स्ट्रक्चर पूछे, उसका हाइब्रिडाइज पूछा तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए एक काम अपनी काम करें, सभी कंपाउंड को आप अच्छे से याद करने की कोशिश करें, कार्बिनोल नेमिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर, और जो मैंने बताया फार्मूले। आज के लिए इतना ही, बाकी रिएक्शंस पढ़ के रखें, कल होके मैं फिर हाजिर होते हैं, ठीक है, थैंक यू।